आज का ये वीडियो धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम संग जिन्बू वर्सेस बेरू वो देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मल्टीपल ओपोनेंट से लड़ने के लिए ही स्पेशलाइज्ड है। सोईजोंग को देखते हैं, वो अब ज़मीन पे यानी आइलैंड पे उतर चुका है और उतरते ही अपना जो फायर ब्लास्ट है चारों तरफ करने लगता है। जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा है सारे के सारे एंड्स उसकी तरफ आ रहे हैं और एक एक करके ब्लास्ट होते जा रहा है। सोईजोंग हंसते हुए कहता है, जब लास्ट टाइम मैंने इन सारे एंड्स से खेला था तब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, मुझे उनके फूटने की आवाज़ आते थे, पर अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और उसी के साथ मुझे फायरवर्क्स की आवाज़ आ रहा है। तुम लोग सारे के सारे अब नीचे उतरो। और उसके ये कहते ही सारे के सारे हंटर्स हम देखते हैं एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं डिस्ट्रॉय नंबर 2 कागा में सूजीमोतो को देखते हैं। वो कहता है, अब हम तैयार हैं, चलो जैमिंग सिग्नल्स को एक्टिवेट करो। उसके कहते ही ऑपरेटर जैमिंग सिग्नल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हम देखते हैं उस पूरे आइलैंड पर सारे के सारे सिग्नल्स जाम हो जाते हैं। अब सारे के सारे एंड्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और उसी के साथ क्वीन अगर हेल्प के लिए बुलाएगी तो वो लोग वहाँ पे भी नहीं जा पाएंगे। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कमामोतो डर चुका है क्योंकि उसके सामने एक हंटर ने एक एंड को मार दिया है। वो कहती है, अगर तुम ऐसे ही डरते रहे सच में तुम यहाँ पे मर जाओगे। और एक हंटर को देखते हैं, वो कहती है, अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहे, ऐसे ही इन लोगों को मारते रहे तो शायद जल्दी ही हम लोग सब किसी को ख़त्म कर देंगे और हमें उनके लिए यहाँ पे वेट करना होगा। दूसरा हंटर पूछता है, केंजो वो कहाँ पे है? वो कहती है, केंजो वो तो खेल रहा है, देखो। हम केंजो को देखते हैं, वो सारे के सारे एंड्स को बहुत ही मज़े से मार रहा है और सोचने लगता है, अरे ये सारे के सारे एंड्स इतने ज़्यादा कमज़ोर है। और उसे देख के वो लोग भी कहते हैं, उसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बच्चा बहुत ही मज़े से खेल रहा है। एक एक करके हम ऐसे ही हर एक टीम को देखते हैं। तभी डेल्टा टीम को दिखाया जाता है। वहाँ पे वो लोग उस आइलैंड की तरफ देखते हैं। वहाँ पे बहुत ही ज़ोर से एक खतरनाक फायरवर्क्स होता है। वो हंटर कहती है, फायरवर्क्स हो रहे हैं वहाँ पे। दूसरा हंटर कहता है, हाँ शायद वहाँ पे सोईजोंग है, वही कर रहा होगा। ये सुन के वो हंटर कहती है, मेरे अटैक से आइस और उसके अटैक से फायर, क्या लगता है तुम्हें अगर हम दोनों भिड़ गए एक साथ तो क्या होगा? वो हंटर कहती है, कुछ नहीं, बस गर्म और ठंडा दोनों हो गए। आइलैंड के अंदर उस माउंटेन के ऊपर बहुत ही बड़ा सा एक फायर बैरियर को देखते हैं। वो सारे के सारे हंटर्स अब एंट हिल के अंदर है और वो ये देख के कहते हैं, तो ये है वो आइलैंड जो कि अपने सुंदरता के लिए फेमस था, पर अब देखो अब ये एक एंट हिल बन के ही रह गया है। सोईजोंग कहता है, बेसिकली तो मैं इन सारे फ्लेम शील्ड को नॉर्मली अपने दुश्मनों पर अटैक करने के लिए यूज़ करता था, पर अब ये एक शील्ड की तरह भी मेरे काम आ रहे हैं। जो सारे एंड्स बी या फिर उससे कम रैंक के होंगे वो यहाँ पे इस शील्ड को तोड़ते हुए अंदर नहीं आ पाएंगे। पर तभी उसके सामने तो बहुत सारा होल था और इसीलिए हम देखते हैं एक साथ वो बहुत सारे आग का गोला जनरेट करता है। सारे के सारे रास्तों के अंदर एक ही साथ उन सारे गोले को भेजता है। मिस्टर बी एक देखने के बाद कहता है, व्हाट द हैक, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सोईजोंग कहता है, ये प्लेस ये एक भूल भुलैया की तरह है, अगर हम भूल रास्ते से गए तो हम यहीं पे बार बार वापस आ जाएंगे। और देख के तो ऐसा लगता है कि ये जो सामने का टनल है इसी के अंदर क्वीन रह सकती है, क्योंकि इस टनल से कोई भी मेरा ब्लास्ट वापस नहीं आया। चलो सब कोई आगे चलो। मिस्टर बी एक उसे सामने देखते हुए सोचने लगता है, वाओ सोईजोंग इन हमारे साथ है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम संग जिन्बो को देखते हैं। वो अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर चुका है और दूसरी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, ये एरिया नॉर्मली तो बहुत ज़्यादा खाली रहता है, फिर भी आज कोई भी लोग यहाँ पे नहीं है, ये थोड़ा सा अजीब है। वो अच्छा याद आया, आज तो जेजू आइलैंड का रेड का ब्रॉडकास्ट हो रहा है, शायद इसीलिए सारे के सारे लोग घर के अंदर है। साउथ कोरिया और जापानीज़ एस रैंक हंटर्स वहाँ पे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ वैसे भी मुझे ब्रॉडकास्ट देखने की तो ज़रूरत नहीं, और मुझे लगता है मेरे अलावा भी वो लोग बहुत ज़्यादा कैपेबल है इस रेड को ख़त्म करने की, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत है जब तक कि सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग सारे के सारे एंड्स को मार रहे हैं बहुत ही आसानी से। उन सारे एंड्स को मारने के बाद सोईजोंग और बाकी जो हंटर हैं वो कहता है, अरे ये लोग तो बहुत ज़्यादा ही वीक है, अगर सारे के सारे एंड्स इतने ज़्यादा वीक हुए तो हमें इन्हें मारने में टाइम नहीं लगेगा। और इन्हें देख के लगता है कि इनका आँख
वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसीलिए शायद ये अंधेरे में रहते हैं। इसका मतलब हमारे लिए और ज़्यादा आसान होने वाला है। कुछ देर बाद हम उस कैमरामैन को देखते हैं, वो ये सब कुछ कैप्चर कर रहा था और सोचने लगता है पता नहीं ये सब मेरे कैमरे में आ रहा है कि नहीं, पर जितना भी हो आई होप कि हेडक्वार्टर्स अपना काम अच्छे से करे और अच्छे से एडिटिंग करके सब कुछ दिखाए। और तभी हम देखते हैं वो लोग अब धीरे धीरे एंट हिल के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग एक जगह पे आते हैं जहाँ पे बहुत सारे अंडे हैं। ये देख के वो लोग भी चौंकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे अंडे हैं और सारे के सारे हैच हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाएगी। मिस चायन कहती है देखो वहाँ पे कुछ तो है, एक इतना बड़ा अंडा, ये नॉर्मल सारे के सारे अंडे से बहुत ज़्यादा बड़ी है। मिन बियंगू भी ये देख के डरता है और कहता है नहीं, नॉर्मल एग से ये इतना ज़्यादा बड़ा कैसे, क्या ये कोई रॉयल गार्ड का अंडा है? पर तभी मिस्टर बी एक उसके कंधे पे हाथ देते हुए कहता है चिंता मत करो, हमारा टारगेट सिर्फ क्वीन है, तो हमें बाकी सब कुछ भूल जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, उसी लेडी हंटर वो केंजो को देखते हुए कहती है केंजो सच में तुम बहुत बैडस लग रहे हो। केंजो कहता है ये सारे के सारे फ्लाइंग जो एंड्स हैं ये सारे कुछ ज़्यादा ही मुश्किल लग रहे हैं मारने में, पर फिर भी मैंने उनमें से 30 को तो ख़त्म कर ही दिया है। वो लेडी हंटर कहती है क्या तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें हील करूँ? पर उसके लिए कुछ तो चाहिए, पर इस बार मुझे पैसे नहीं चाहिए। केंजो कहता है फिर क्या चाहिए तुम्हें? और वैसे भी तुम तो मुझसे ज़्यादा पैसे कमाती हो और देखो अभी तुम कितने ज़्यादा यंग हो, फिर भी पैसे से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। और दूसरी तरफ देखते हुए कहता है जल्दी करो, सारे के सारे एंड्स आ रहे हैं, उन्हें मारना भी है। पर फिर जब वो उसकी तरफ देखता है, देख के ही पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि उस लेडी हंटर का सर पूरी तरह से अपने बॉडी से अलग हो चुका था। ये देख के दोनों के दोनों हंटर्स बहुत ज़्यादा चौंकते हैं। केंजो चिल्ला के कहता है वो आसपास है, बी केयरफुल। वो ये कह ही रहा था, तभी हम देखते हैं उसके सामने कोई अजीब से भयंकर बीस्ट आ रहा है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इंस्टेंटली उसका भी सर धड़ से अलग हो जाता है। उसे मारने के बाद वो बीस्ट वहाँ से जाने लगता है। वो दूसरा हंटर उसकी तरफ देखते हुए चिल्ला के कहता है रुक जाओ, और उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। पर कुछ ही देर बाद उसका भी वही हाल होता है और वहीं पे तीनों के तीनों हंटर को हम देखते हैं मर चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है, माँ डोंगुक को देखते हैं, वो अपने से बहुत बड़ी साइज़ की चींटी से लड़ रहा है, एंड से लड़ रहा है। और उसे देखते हुए वो कहने लगता है ये तो बिल्कुल एक एस रैंक जितना ताकतवर है। क्वीन के एंड्स, क्वीन के जो रॉयल गार्ड्स हैं वो शायद इतना ही ज़्यादा ताकतवर होंगे, पर फिर भी बीस्ट तो बीस्ट ही होते हैं, जैसे कि हम होते हैं। अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग तरीके से लड़ते हैं, वो लोग तो वैसे बिल्कुल नहीं हैं, तो इसीलिए हम उनसे लड़ सकते हैं। और तभी कहता है चायन, और उसके ये कहते ही मिस चायन जंप करती है और उस बड़े से चींटी को आसानी से 20 में से चीर देती है। और एक एक करके सामने जाते हुए सारे के सारे चींटी को वो अकेले ही मारने लगती है। और तभी देखते हैं एक चींटी को मारने के बाद वो कहती है इनकी बॉडीज़ ये कुछ ज़्यादा ही टफ है, जितना कि मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा टफ है। मिन बियंगू कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो मैं तुम सबको वैसे भी ठीक कर दूंगा। मिस्टर बियंगू उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ ऐसे डरे मत रहो। बियंगू उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो, और वैसे भी देखो इस एंड को तुमने मारा है पर पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया है। तुम्हें पता है ना इनका सर कटने के बाद भी इनका बॉडी कुछ देर के लिए जिंदा रहता है, तो इन्हें अच्छे से मारना सीखो। वो लोग इन सारे एंड्स को मार रहे हैं और वो लोग अभी क्वीन के चेम्बर में भी पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पे क्वीन नहीं है। और दूसरी तरफ वो लोग इन्हें मारते हुए सोचने लगते हैं ये जो सारे एंड्स है ये फर्स्ट जनरेशन है, मतलब इसके बाद का यानी सेकेंड जनरेशन का एंड्स वो लोग आगे और आगे मिलेंगे और वो लोग शायद इनसे और ज़्यादा ताकतवर होंगे। तभी देखते हैं मिस्टर मिन बियंगू उन सब के ऊपर अपना हीलिंग मैजिक का यूज़ करता है और एक एक करके सारे के सारे हंटर्स पहले से बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील करने लगते हैं। उनका बॉडी, उनकी ताकत जैसे कि पहले से और ज़्यादा बढ़ चुका है। सब कहने लगते हैं अब तो लगता है कि हम पहले से ज़्यादा एंड्स को मार सकते हैं, चलो अब एक एक लोग एक साथ 10-10 एंड्स को मारे। मिन बियंगू पीछे से कहता है मैं एक एस रैंक का हीलर तो हूँ, पर मेरी जो कॉम्बैट स्किल है वो करीब करीब ए रैंक का है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। मिस्टर बी एक हंसते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा मैं एक हीलर के ऊपर रिले करूँगा फाइट करने के लिए? तुमने जो किया है वो हमारे लिए बहुत है, बाकी तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस देखते रहो। सीन शिफ्ट होता है बाहर, हम जापानीज हंटर्स को देखते हैं। वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ से अभी सिग्नल आना बंद हुए हैं। जाते जाते कहने लगते हैं
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, चार्ली टीम को देखने जाना पड़ रहा है क्योंकि हमें उनसे कांटेक्ट खो चुके हैं। वो लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद सारे के सारे एंड्स को मरे पड़े देखते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये इन सारे एंड्स को उन्होंने ही मारा है। तभी वो लेडी देखती है उसके सामने फुजीशिमा की ग्लासेस, वो टूटा हुआ है और उसके ऊपर खून लगा हुआ है। ये देख के वो पूरी तरह से घबरा जाता है और सामने उनकी बॉडी को पड़ा हुआ देख के वो और ज़्यादा डर जाता है। तभी दूसरे हंटर यानी केई को कुछ महसूस होने लगता है। वो अपने नाक से, अपने मुंह से उस मास्क को उतार देती है और वहीं पे वॉमिट करने लगती है। वो हंटर उसे देखते हुए कहता है, केई क्या हुआ? केई सोचने लगती है, ये स्मेल, ये किस तरह का स्मेल है? मैंने कभी भी इसके पहले इस तरह का स्मेल नहीं। ये स्मेल उसके सामने जंगल से आ रहा था और वहाँ पे देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अपना पावर पूरी तरह से अनलिश करती है। उसका पावर जैसे कि हमने पहले भी देखा है, आइस, उस पूरे जगह में बहुत सारा आइस फैल जाता है, इतना कि वहाँ के सारे बड़े बड़े पेड़ हवा में उड़ने लगते हैं। पर फिर भी वो अपने आइस के थ्रू सामने देखते हुए डर चुकी है। और तभी वहाँ पे बहुत ही ज़ोर से एक स्लैश होता है। वहीं पे उसका सारा का सारा खून उसी के आइस में पानी की तरह बिखरते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से एंड हिल के अंदर सारे के सारे हंटर्स को देखते हैं। उन लोगों ने अब हील होने के बाद और ज़्यादा एंड्स को मार दिए हैं। दूसरी तरफ मिस्टर बिएक चाइयन की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, मिन बिएंगू ने जैसे कि उसे विंग्स दे दिए हैं, उसने इतने कम टाइम में बहुत सारे एंड्स को मार दिया है, यहाँ तक कि मैंने जितने जान ली है उससे ज़्यादा। माँ डोंगवू सामने देखते हुए सोचने लगता है, यहाँ तक आने में हमें 15 मिनट लगे हैं, पर जाने के लिए उससे कम टाइम लगेगा। सो लगता है कि अब हमारे पास सिर्फ 30 मिनट ही बचे हैं और अब हमें जल्दी करना होगा ताकि इस रेड को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके। तभी मिस चाइयन को कुछ स्मेल मिलता है और वो कहती है, ये स्मेल शायद ये क्वीन की तरफ से ही आ रहा है और उसके साथ उसके सारे गार्ड्स भी हैं। मिस्टर बिएक कहता है, रुको मुझे चेक करने दो। और तभी अपने सेंसेस की मदद से वो एंट हिल के अंदर झांकने की कोशिश करता है और सामने देखता है क्वीन और उसके साथ उसके गार्ड्स भी हैं। और वो कहता है, हाँ क्वीन अंदर है और उसके साथ उसके 8 गार्ड्स उसके सामने ही हैं। और सोचने लगता है, रॉयल गार्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल एक एस रैंक हंटर जितना स्ट्रॉन्ग। वो लोग अब क्वीन को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। माँ डोंगवू कहता है, मिस चाइयन मैं क्वीन को संभाल लूँगा, क्या तुम उसके सारे गार्ड्स को संभाल पाओगी? मिस चाइयन कहती है, हाँ बिल्कुल संभाल लूँगी। और तभी वहाँ पे बहुत ही ज़ोर से ब्लास्ट करते हुए मिस्टर सोई जोंग कहता है, नॉर्मली मैं अपने आप को रोक लेता हूँ, पर आज मैं खुद को बिल्कुल नहीं रोकने वाला। मेरे अंदर जितने सारे माना है, सारे के सारे माना आज इस्तेमाल कर दूँगा। और तभी वो अपने बहुत ही पावरफुल ताकत का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं उस डेंजन में फायर ड्रैगन क्रिएट कर देता है और अपने सामने उस गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी उसके पीछे एक एंट आके उसको मारने ही वाला था कि देखते हैं दूसरा हंटर अपने बो एंड एरो से उस एंट को मार देता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। सोई जोंग की बात सुन के हम देखते हैं मिस्टर बिएक सोचने लगता है, तुमने सही कहा, अब तो मैं भी खुद को नहीं रोकूंगा। और तभी देखते हैं उसका आर्मर टूटने लगता है और तभी हम मिस्टर बिएक को उसके बीस्ट फॉर्म में देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और वो कहता है, अब मुझे परवाह नहीं कि कौन मुझे ऐसे देखता है, मैं खुद को और छुपाने नहीं वाला जब तक कि मैं उन सारे के सारे बीस्ट को मार नहीं देता। और ये कहते ही वो अपने सामने आते हुए हर एक एंड को मारने लगता है बहुत ही बुरी तरीके से, जैसे कि ये उसके लिए एक पीस ऑफ केक हो। मिस चाइयन उसकी तरफ देख के सोचने लगती है, तो ये है मिस्टर बिएक ईएनओ का बीस्ट फॉर्म। मिस्टर बिएक को देखते हैं वो उस डेंजन के अंदर चीखने लगता है, उसका रोर उस डेंजन में इको होने लगता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगला एपिसोड बहुत ही जल्द हमने देखा था। आखिरकार अब जेजू आइलैंड का आर्क शुरू हो चुका है। सारे के सारे कोरियन हंटर्स एंट हिल के अंदर जा चुके हैं और वहीं पे मिस्टर बिएक के बीस्ट फॉर्म को देखते हैं अब आगे। सो एपिसोड के शुरू में हम माँ डोंगवुक को देखते हैं। वो मिस चाइयन को कहती है, चाइयन अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। चाइयन को देखते हैं, चाइयन बहुत ही ज़ोर से अपना तलवार ज़मीन पे मारती है जिससे वहाँ पे बहुत ही खतरनाक एक माना वेब तैयार होता है। उसकी इस अटैक का नाम है क्वैक ऑफ प्रोपोगेशन। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं सारे के सारे एंड्स उसके सामने हैं। वो सारे के सारे एंड्स को एक एक करके मारने लगता है। माँ डोंगवुक उनको देख के कहने लगता है, उनका फॉर्मेशन टूटने वाला है,
पर तब तक उससे पहले मुझे क्वीन को मारना होगा। जब तक कि उसके गार्ड्स को वो मार रही है, उसके सामने हम क्वीन को देखते हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। और वो उसे देखते हुए कहता है, यहाँ देखो। कैमरामैन को देखते हैं, वो उनकी तरफ देखते हुए डरा और सहमा हुआ है। वो देख के सोचने लगता है असली फाइट अब शुरू होने वाला है। तभी उसके हेडफोन में उससे कहा जाता है, हम लोगों ने 80% प्लस व्यूअरशिप अचीव कर ली है, जल्दी जल्दी बेटर एंगल हमें दिखाओ। वो बेटर एंगल दिखाने के लिए आगे जाने लगता है, पर तभी उसे पीछे से मिन बीइंग को खींच लेता है और कहता है, हम अभी एस रैंक डंजन के बॉस लेयर में हैं। अगर तुम्हें पता है ये क्या चीज़ है तो प्लीज़ आगे मत जाओ। आई होप कि तुम समझ सकते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और वो उसे बाहर रख के आगे जाने लगता है। उसे देखते हुए वो कैमरामैन कहता है, लोग हमेशा कहते हैं हीलर्स उतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते, पर यह ज़रूर एक झूठ है। उसकी तरफ देख के तो लगता है वो मुझसे भी ज़्यादा कैपेबल है। सीन शिफ्ट होता है, एक घर के अंदर हम एक बूढ़ी और बूढ़े को देखते हैं। वो ओल्ड लेडी आके उस बूढ़े आदमी को कहता है, हनी क्यों ना जाके टीवी देखो, देखो वहाँ पे सारे के सारे हंटर्स लड़ रहे हैं। पर वो आदमी कहता है, इससे पहले भी उन्होंने बहुत कोशिश की है, वो लोग बस बातें करना जानते हैं, लड़ना नहीं। उसकी ऐसी बातें सुन के उस ओल्ड लेडी को देखते हैं, वो आके टीवी के सामने बैठ के सारा का सारा न्यूज़ देखने लगता है। टीवी में बताया जाता है कोई भी इंसान इतना बड़ा एंड को इससे पहले नहीं देखा था। मा डोंगबुक उससे लड़ रहा है, देख ये न हो उसने क्वींस के गार्ड को हरा दिया है। और ऐसे ही करते करते हम चारों तरफ देखते हैं, साउथ कोरिया के सारे लोग टीवी के सामने हैं, कोई मोबाइल में देख रहे हैं, चारों तरफ से बस प्रे कर रहे हैं कि इस बार कम से कम वो लोग जीत जाए। और तभी टीवी में कहा जाता है अब सिर्फ 2 गार्ड्स बचे हैं, उसके बाद वो लोग फाइनली क्वीन को अटैक कर सकते हैं। अब देख के लगता है कि जीत हमारी तरफ है। और तभी देखते हैं वो बूढ़ा आदमी ये सुन के टीवी देखने के लिए आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर रोते हुए कहता है, ये इनका 4th टाइम है, इस बार इनको जीतना ही होगा। और तभी न्यूज़ में कहा जाता है अब सिर्फ क्वीन ही बचा हुआ है। एक बार इस क्वीन को अगर उन्होंने हरा दिया, उसके बाद बाकी सारे एंड्स को वो लोग आसानी से हरा सकते हैं। दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टिंग टीम यानी टीवी सेंटर में देखते हैं, टीवी चैनल में देखते हैं, उन लोगों को अब 85% प्लस व्यूअरशिप मिल चुका है। टीवी पे ये भी कहा जाता है अगर साउथ कोरिया ने इस एस रैंक डंजन को क्लियर कर दिया तो वो लोग अमेरिका, चाइना और रशिया इनके साथ 4 नंबर देश बन जाएंगे जिन देशों ने एक एस रैंक गेट को क्लोज किया है। सीन शिफ्ट होता है, हंटर्स को लिम तागियो को देखते हैं। लिम अपना सारा का सारा अटैक यानी एरोज उस क्वीन के ऊपर मार रहा है, जिससे उस क्वीन की हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तभी मिस्टर बीएक का बीस्ट फॉर्म यानी मिस्टर बीएक अपने पंजों या फिर उंगलियों से उस पर अटैक करता है, जिससे उस क्वीन की शेल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मिस्टर बीएक कहने लगते हैं, कोई मत डरो, क्वीन अपने गार्ड के सिवा बस डराने वाली एक स्कैरक्रो जैसा ही है। ये सुन के क्वीन को गुस्सा आता है और क्वीन देखते उन पर एक तेजाब जैसा लिक्विड छोड़ता है, जिससे सारे के सारे हंटर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उनकी बॉडी जलने लगता है। पर तभी मिन बीइंग अपना हीलिंग मैजिक उन पर यूज़ करता है, जिससे उनकी हालत पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मिन बीइंग क्वीन की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, तुम्हें शायद सबसे पहले मुझ पर हमला करना चाहिए था। और ये सुन के क्वीन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मा डोंगबुक उसके तरफ आगे आता है और उसको रोकते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतना इजीली हमारे हीलर को अटैक करने दूंगा? तभी सोइजोंग सबको चिल्ला के कहता है, सब कोई पीछे हट जाओ। और हम तभी देखते हैं वो उस क्वीन पर अपने फायर अटैक से हमला करता है, जिससे उस क्वीन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। वो चिल्लाने लगता है। ये देखने के बाद मिस्टर बीएक सोचने लगता है अब तो क्वीन का खात्मा पक्का है। मैं उसे देख के बता सकता हूँ, मैं मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ये जो उसका ये रोअर है ये उसका डेथ रोअर है, अब जीत नज़दीक है। पर तभी क्वीन बहुत ही ज़ोर से रोअर करता है। ये रोअर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ये देख के सारे हंटर्स को अजीब लगता है और वो कहने लगते हैं, ये क्या था, एक रोअर या फिर एक डेथ क्राई, क्या था ये? मिस्टर बीएक सोचने लगता है, नहीं मुझे लग रहा है कि ये कुछ और था, जैसे कि वो किसी को बुला रही है। सीन शिफ्ट होता है, सुजीमोतो को देखते हैं। वो कहता है, मिस्टर गोतो, वो सारे एंट्स वो लोग फिर से अपने क्वीन की तरफ, अपने एंट हिल की तरफ जा रहे हैं। ये सुन के गोतो को भी अजीब लगता है और वो कहता है, क्या जैमिंग सिग्नल्स वो काम नहीं कर रहे? सारे के सारे एंट्स को हम उसी टनल में जाते हुए देखते हैं। गोतो भी उस तरफ देखते हुए कहता है, पता नहीं क्या हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस चाहायन उस एंट की सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और पूरी तरह से अब उस एंट को मार देते हैं। मारने के बाद वो कहती है, क्या ये ख़त्म हो गई? लिम तागियो कहता है,
शायद हम लोग दुनिया के 7 नंबर टीम ऐसे बन चुके हैं जिन्होंने मिल के एक एस रैंक गेट को तक क्लियर कर दिया है। पर मिस्टर बी कहता है नहीं, कुछ तो अजीब है, कुछ तो अजीब लग रहा है। और तभी माँ डोंगबुक कहता है नहीं रुको, वो एंड्स वो सब इस टनल के अंदर आ रहे हैं, हमें जल्दी यहाँ से बाहर जाना ही होगा। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि जापानीज हंटर्स ने क्या किया, क्योंकि उनके ऊपर ये जिम्मा था कि सारे के सारे एंड्स को उनको बाहर ही रोक के रखना था। पर तभी सोईजोंग उसके बैरियर को टूटते हुए महसूस करता है और तभी उन सबको कुछ ऐसा फील होता है जिसके बारे में उन सब ने सोचा भी नहीं था। उनको अजीब लगने लगता है, किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटिटी की महसूस होता है। और तभी वहाँ पे एक एंड को आगे आते हुए देखते हैं। मिस्टर बी उसको आते हुए देख के चिल्ला के कहता है नहीं, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता। धीरे धीरे हम उस एंड को आते हुए देखते हैं और वो आते ही उन सब के सामने बहुत ही पावरफुल एक रोअर करता है। ये देख के के सारे हंटर्स की पूरी तरह से फट चुका है। और मिस्टर बी कहता है कैसे एक सिंगल बीस्ट के अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ समा सकता है। उसके बुलाते ही सारे के सारे एंड्स उस टनल के अंदर जाने लगते हैं। जब वो आगे आ रहा था, मिस चाइयन की हालत उसकी स्मेल से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और तभी हमें पूरी तरह से उस एंड को दिखाया जाता है। मिस चाइयन सोचने लगती है नहीं, इस तरह का मैनिएक एनर्जी कैसे हो सकता है, मैं विश्वास नहीं कर सकती। ये बीस्ट कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है, ये सडनली हमारे सामने आ गया और उससे भी ज़्यादा उसके फुट स्टेप का साउंड, उसकी सेंट मेरे स्पाइंस को तक कपा दे रहा है। और तभी देखते हैं वो एंड जब माँ डोंगबुक की साइड से निकलता है, माँ डोंगबुक को ऐसा फील होता है जैसे कि उसकी हड्डी से लेके सब कुछ पूरी तरह से टूट जा रहा है, बिखर जा रहा है उसकी बॉडी। वो बस इतना ही सोच रहा है हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है यहाँ पे खड़ा रहने की, हमें इस चीज़ को हराना ही होगा। पर जब तक वो ये सोचता, वो चीज़ उसके साइड से निकल के क्वीन के पास पहुँच चुका था। वो क्वीन को देखता है और देखते ही वो चीखने लगता है। सारे के सारे हंटर्स और ज़्यादा डर जाते हैं। उसकी चीख से हम देखते हैं सारे हंटर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। सब पूरी तरह से डर रहे हैं, उनकी बॉडी काँप रहा है। चीख इतनी ज़्यादा तेज़, इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि सारे के सारे हंटर्स जैसे उसके सामने बस नील कर रहे हैं। और तभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उनकी तरफ देखता है। मिस चाइयन किसी तरीके से उठती है और शायद उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती, पर उससे पहले ही हम देखते हैं वो एंड इंस्टेंटली उसके पास आके एक ही पंच में उसे बहुत बहुत दूर फेंक देता है, जिससे मिस चाइयन की हालत देखते बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। माँ डोंगबुक चिल्ला के कहता है चाइयन, पर तभी उसके सामने वो एंड आता है। वो किसी तरीके से अपना शील्ड उस एंड के सामने रखता है, पर वो एंड एक ही पंच में उसके शील्ड के साथ साथ उसके हाथ तक को तोड़ देता है और उसी के साथ उसके और एक जो हाथ था उसको काट देता है। उसके दोनों हाथ को एक ही बार में, एक ही झटके में काट के आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इससे पहले आप भूल जाओ, मैं बता दूं, ये जो एंट है ये जिन सबको मार रहा है ये कोई ऑर्डिनरी हंटर्स नहीं है, सारे के सारे एस रैंक हंटर्स को मार के आया है। जैसे कि रॉकी भाई का एक डायलॉग था ना कि मैं डॉन ऐसे ही नहीं बना। सिर्फ 10-12 लुखे लोग को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ, अपन ने जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। मिस्टर बी को देखते हैं, वो उसको देखते हुए चिल्लाने लगता है, चिल्ला के हमला करने जाता है, पर वो आसानी से उसको मारते हुए आगे निकल जाता है। सोईजोंग भी अपना फायर अटैक उस पर करता, पर उससे पहले ही वो वहाँ पे जाके उसको भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। लिम तागियो वो भी अपने एरो से उस पर हमला करता है, पर आसानी से वो उसकी एरो को एक ही झटके में पकड़ लेता है और उसे वहीं पे इंस्टेंटली तोड़ देता है। ये देख के लिम तागियो बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे अटैक को कैसे रोक सकता है। और उसी के साथ इंस्टेंटली उसको कुछ समझ आने से पहले ही वो एंड उसको जाके एक बहुत ही ज़ोर से पंच मारता है, जिससे हम देखते हैं वो बहुत दूर जाके गिरता है। वो एंड आगे बढ़ ही रहा था, तभी देखते हैं माँ डोंगबुक के उसे एक बहुत ही ज़ोर से धक्का मारता है, जिससे वो एंड थोड़ा सा दूर खिसकता है। माँ डोंगबुक हंसते हुए कहता है तुम्हें पता है ना, तुमने शायद मेरी हाथ को काट दिया है और हमारे पास बीएनग्यू है, उसकी बॉडी को हम पूरी तरह से हील हुए देखते हैं। दूसरी तरफ बीएनग्यू को देखते हैं, वो डिस्गाइज में है, ये जिन का कैमोफ्लेज की तरह ही है, ये भी उसकी प्रेजेंस को छुपाता है और जिसके साथ वो अपने पावर्स को भी इस्तेमाल कर सकता है। वो सोचने लगता है ये एंड मुझे ऐसे बिल्कुल भी लोकेट नहीं कर सकता, मैं कहाँ हूँ, और जब तक मैं अपने टीममेट्स को हील कर सकता हूँ तब तक मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनों को कितना ज़्यादा हार्म करे। तभी दूसरी तरफ माँ डोंगबुक की पैर पकड़ के वो एंड देखते हैं उसे ज़मीन पे बार बार पटकने लगता है, जिससे उसकी हालत बहुत बहुत ख़राब हो जाता है
और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देख के मा डोंगबुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी वो सामने देख ही रहा था, वो एंट उसकी तरफ अपनी आँख घुमाता है और डायरेक्ट उसकी आंखों में देखने लगता है। इससे मीन बिएंगू बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, मेरा डिस्गाइज वो तो अभी भी इफेक्ट में है, फिर ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे देख सकता है? नहीं, उसे पता नहीं हो सकता मैं कहाँ हूँ, पर वो एंड उसे आसानी से देख सकता है। और तभी मिस्टर बी एक चिल्ला के कहता है, बिएंगू। और तभी देखते हैं वो एंड बिएंगू की पेट के अंदर से अपना हाथ घुसा चुका है और वहीं पे उसे मार देता है। मिस्टर बी एक चिल्ला के कहने लगता है, बिएंगू बिएंगू नहीं। मिस्टर बी एक चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और बिएंगू की हालत देखते हैं। वो किसी तरीके से मिस्टर बी एक की तरफ देख के कहने लगता है, येनहो भागो। उसका ये कहते ही तभी हम देखते हैं वो एंड इंस्टेंटली उसका सर खा लेता है, उसकी बॉडी को धीरे धीरे चबाने लगता है। ये देख के सारे हंटर्स, कैमरामैन सब कोई पूरी तरह से डर जाते हैं। मिस्टर बी एक गुस्सा होकर उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसकी गला पकड़ के वो एंड उसकी तरफ बहुत ही सीरियस होकर देखता है और कहता है, येनो भागो। उसके मुंह से अपना नाम और उसको ह्यूमन लैंग्वेज बोलते देख पिएक बहुत ज़्यादा डर जाता है, चौंकता है और तभी समझ जाता है कुछ ही देर पहले उसने मिन बिएंगू को खाया था, उसी से शायद उसको बोलने की एबिलिटी मिल चुका है। वो गुस्से में कहता है, यू बास्टर्ड। पर वो एंड कहता है, तुम सब बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, हमारे क्वीन को तुमने मार दिया तो तुम सबको मारना इनफ नहीं होगा। बताओ मुझे तुम्हारा किंग कौन है? कौन है तुम्हारा किंग? बिएक कहता है, क्या किंग? वो एंड एक एक करके सारे हंटर्स की तरफ देखने लगता है। सबकी तरफ देखते हुए वो कहता है, नहीं, तुम में से कोई नहीं है। बाहर से मुझे मिल रहा है कोई ऐसा प्रेजेंस जो कि थोड़ा सा स्ट्रांग है। और तभी उन सबको वहाँ पे फेंकते हुए वो बाहर की तरफ दौड़ने लगता है और बिएक की देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अब अपने नॉर्मल रूप में आ चुका है और कहता है, क्या बाहर? मतलब वो गोतो रियूजी की तरफ जा रहा है। उसके वापस आने से पहले ही हमें इस जगह को छोड़ना होगा। पर तभी सारे के सारे एंड्स उस हिल के अंदर आ चुके हैं। सारे के सारे हंटर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं गोतो रियूजी और 2 हंटर को। वो लोग उन सारे हंटर्स को देखने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से सिग्नल आना अब बंद हो चुका है। तभी वो टीम ब्रावो से कांटेक्ट करता है। टीम ब्रावो से उसे रिस्पॉन्ड आता है और वो सब बिल्कुल ठीक है। वो लोग कहते हैं, क्या तुमने चार्ली और डेल्टा टीम के साथ कांटेक्ट की? क्या मैं वहाँ पे जाऊँ? पर वो कहता है, नहीं, हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे जा रहे हैं, तुम जो अपना काम कर रहे हो वो करते रहो। तभी उसके हेडफोन में आवाज़ आता है, गोतो ये मैं हूँ। वो कहता है, हेलो मिस्टर मात्सुमोतो। सीन शिफ्ट होता है किसी और जगह, चाइना के करीब समुंदर में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, ये लोग चाइनीज़ में बात कर रहे हैं। वो कहने लगता है, देख के तो लगता है साउथ कोरिया ने एक बहुत ही खतरनाक मिशन लिया है, पर आई हाईली डाउट कि एंड्स इतने दूर चाइना तक आ जाएंगे। फिर भी अगर जापानीज़ हंटर्स इतने दूर साउथ कोरिया की मदद कर रहे हैं तो इसमें शायद उनकी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी होगा। गोतो रियूजी को नेशनल लेवल हंटर बनना है। दूसरा आदमी कहता है, हाँ सर, मैं भी यही सोचता हूँ। और इसके पहले का जो भी नेशनल हंटर्स रह चुके हैं वो सारे के सारे एक बार अपने जीवन में एक एस रैंक गेट को क्लियर कर चुके हैं। और गोतो रियूजी को देख के लगता है वो भी अब एक क्लियर करने वाला है। वो आदमी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, आई वंडर, पता नहीं क्या होगा। वो आदमी कहता है, क्या सर, क्या हुआ? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस लगता है कि ये एक परफेक्ट एक्सक्यूज़ है। अभी भी गोतो रियूजी को बहुत बहुत दूर जाना है। उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है, आपको सच में यही लगता है कैप्टन? कैप्टन अपना कैप पहनते हुए कहता है, अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो ल्यूज जिगान की एक्शन को देखना, तुम समझ जाओगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका बस एक इनकाउंटर चाहिए तुम्हें उसका फ़ैन बनाने के लिए। पर पता नहीं क्यों मुझे इतना लग रहा है कि ये वाला रेड एक नहीं तो एक देश के लिए बहुत बहुत ज़्यादा लॉसेस लाने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, गोतो रियूजी अब उन सारे हंटर्स के पास आ चुका है। आके उनको देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने सारे हंटर्स की डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वो उनकी डेड बॉडीज को देख ही रहा था। तभी हेडफोन में आवाज़ आता है, क्या कुछ हुआ है? वो कहता है, कुछ हंटर्स मर चुके हैं सर, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये हंटर्स हार चुके हैं, इसका मतलब ये बस बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। ये सुनने के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, कोल्ड एंड हर्ष, जैसे कि तुम ऑलवेज़ हो, पर जब तक तुम हमारे पास हो हमें दूसरों की कोई चिंता नहीं है। मुझे ये बताओ, क्या साउथ कोरियन टीम वो अभी क्वीन से लड़ रहे हैं? वो तो कहता है, हाँ सर, कुछ ही देर पहले शायद वो लड़ रहे थे, पर पता नहीं अब। दूसरी तरफ से कहता है,
क्या तुम्हें लगता है साउथ कोरियन टीम बाहर से जिंदा वापस आ पाएंगे और उनका सर्वाइवल चांसेस वो कितना है? गोतो कहता है जितना कि मुझे एक्सपीरियंस है, जो अभी का साउथ कोरियन टीम है, मतलब जो रेड पर गए हैं, उसका सर्वाइवल चांसेस है 0%। ये सुनकर दूसरा आदमी हंसने लगता है और कहता है फिर तो न्यूज़ में हेडलाइन बहुत अच्छा होगा कि जापानीज हंटर्स ने अपने पूरी ताकत से मदद की, पर फिर भी उन लोगों ने साउथ कोरियन हंटर्स को बचा नहीं पाए। पर गोतो अपने नेशनल लेवल हंटर बनने के रास्ते में और एक धाप आगे आ चुका है। और तभी वो कहता है तुम आगे बढ़ो और अपना काम करो, और वैसे भी हमारा जो अल्टीमेट गोल है पूरी तरह से साउथ कोरियन एस रैंक हंटर्स को ख़त्म कर देना, वो पूरा हो रहा है, सो आगे बढ़ो। ये सुन के गोतो कहता है समझ गया सर। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी देखते हैं गोतो को पीछे से कुछ महसूस होता है और तभी उसके साइड से इशिदा की गला पूरी तरह से कट जाता है। ये देख के दूसरा हंटर चिल्ला के कहता है इशिदा। गोतो सोचने लगता है ये कोई ऑर्डिनरी एंट नहीं है, और तभी कहता है जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। मिनोरू तुम जाओ और ब्रावो टीम को ज्वाइन करो। मिनोरू कोशिश करता है कि वो यहाँ पे रुक जाए, पर गोतो कहता है देखो ये बीस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बस तुम मेरे रास्ते में आओगे। सच में ये जो एंट है इसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है। और तभी देखते हैं वो भी फाइट के लिए तैयार होता है। उसके सामने हम उसी एंट को देखते हैं। वो कहता है क्या तुम हो किंग? और उसके हाथ में इशिदा की सर को देखते हैं। ये सुन के गोतो हंसने लगता है और कहता है एक एंट जो कि ह्यूमंस की लैंग्वेज बोल सकता है, और कहता है क्या पूछा तुमने? मैं किंग? हाँ मैं ही हूँ किंग। वो एंट हंसने लगता है और तभी देखते हैं वो अपने रेज या फिर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, रोआर करने लगता है। ये देख के गोतो की पूरी तरह से फट जाता है, डरते हुए सोचने लगता है कैसे इतना पावरफुल मैजिक को वो होल्ड कर सकता है। ये मुझे उस वक्त की याद दिला रहा है, ये मुझे पहले भी आया था जब मैं उससे मिला था। वो जिन की बात सोचने लगता है और तभी देखते हैं उसका तलवार वो पूरी तरह से टूट जाता है और वहाँ पे उसकी सर के साथ साथ बहुत ज़्यादा खून गिरते हुए दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है एंट हिल के अंदर, टनल के अंदर। हम देखते हैं बहुत सारे एंट आके उन सारे एस रैंक हंटर्स पर हमला कर रहे हैं, पर किसी तरीके से सोईजोंग उन पर अपने फायर अटैक से हमला कर रहा है और उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर बी एक उस तरफ देखते हुए सोचने लगता है सब किसी को बहुत ज़्यादा फेटल इंजरीज हो चुके हैं। बियंगो ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है हम सबको हील करने की, एटलीस्ट हमारे कुछ जख्म को तो उसने हील कर ही दिया है, पर अब सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता। हम में से सोईजोंग सबसे ज़्यादा बेस्ट हंटर है और हम अब सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता हम सब इनफ है उसे हराने के लिए। सोईजोंग को देखते हैं वो किसी तरीके से अपने फायर अटैक से उन एंट को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी बहुत सारे एंट्स ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है और सब के सब मिलके उन सब पर हमला करने के लिए आगे आ रहा है। ये देख के मिस्टर बी एक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, उसकी बॉडी से पसीना आ रहा है। वो सोचने लगता है क्या सब कुछ ऐसे ही ख़त्म होगा? पर तभी उसकी शैडो से हम जिन का शैडो सोल्जर निकलते हुए देखते हैं, और तभी देखते हैं एक शैडो सोल्जर निकल के उन सारे एंट्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये देख के मिस्टर बी एक चौंकते हुए कहता है क्या एक ब्लैक सोल्जर? क्या वो और तभी उस शैडो को देखते हैं वो अपने पावर की मदद से जिन को बुलाता है जो कि साउथ कोरिया के सिटी में है, और वो भी ये समझ चुका है, वो भी अपने शैडो की पुकार समझ जाता है और कहता है एक्सचेंज। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं। अगला एपिसोड सोलो लेवलिंग का नया वीडियो लेके मैं लौट आया हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सारे हंटर्स पहले तो उन सारे एंट से जीत रहे थे, पर जब एंट किंग आता है वो सबको बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है, यहाँ तक कि कई एस रैंक हंटर्स को मार देता है और गोतो र्यूजी जापान का सबसे ताकतवर हंटर उसे भी एक ही बार में मार देता है। पर तभी वहाँ पे जीन आता है। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम कैमरामैन को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2 चींटी उसके सामने है जो कि उसको मारने के लिए आ रहे थे। तभी वो नीचे देखते हुए सोचने लगता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने जो उन्हें लास्ट वर्ड कहा था वो था कि आपने खाना खाया है। मैं उनसे बहुत सारी बातें कर सकता था, बहुत कुछ कह सकता था, अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे कहना है, पर मुझे नहीं पता था सब कुछ यहाँ पे ऐसे ख़त्म होगा पापा। तभी वो एंट उसे मारने के लिए आगे आता है, वो अपना आँख बंद कर लेता है, पर तभी देखते हैं उसके सामने उन सारे एंट्स का खून गिरता है। वो ये देख के चौंकता है और जब ऊपर देखता है बहुत बड़ी सी लंबी सी एक स्वॉर्ड जो कि उन दोनों एंट्स को एक ही साथ मार दिया है। सीन शिफ्ट होता है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग सेंटर में। देखते हैं एक आदमी कहता है
हमारे सारे एस रैंक हंटर्स, उनको बहुत बुरी तरह से हार मिला है, वो भी सिर्फ एक सिंगल एंड की वजह से। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी पीछे से एक आदमी कहता है, सर हमारे सारे फ़ोन लाइंस बहुत ज़्यादा बिजी आ रहे हैं, हमारे सारे व्यूअर्स कॉल कर रहे हैं। वो चिल्ला के कहता है, तो मैं क्या करूँ? तुम क्या चाहते हो? मैं हमारे सारे हंटर्स की हार उनको मरते हुए अपने लाइव टेलीविज़न पे दिखाऊं? पर तभी एक आदमी कहता है, सर कोई आया है वहाँ पे। वो आदमी ये देख के कहता है, क्या? कौन? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? तभी वो अपना मॉनिटर ऑन करता है और ये देखे वो आदमी कहता है, हे भगवान। और तभी सबको कहता है, जल्दी से फिर से न्यूज़ को लाइव करो। बाकी जो मेंबर्स है वो कहते हैं, क्या? पर सर अगर हम लोग अभी लाइव जाएंगे, लाइव होने में कोई भी डिले नहीं होगा, कुछ भी अगर वहाँ पे गड़बड़ होगा तो हम लोग एडिट नहीं कर पाएंगे। ये सुन के वो और ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है, और क्या गड़बड़ होगा? तुम देख नहीं रहे वहाँ पे क्या हो रहा है? और गड़बड़ होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और इससे बुरा। और तभी टेलीविज़न ऑन करता है और टीवी यानी मॉनिटर में हम देखते हैं जीन को अपने शैडोज़ के साथ। वो देखते हुए कहता है, अब हमारी पूरी ज़िंदगी उस बंदे की हाथ में है। एक एक करके जीन की सारे शैडोज़ को दिखाया जाता है, उन्हीं के बीच में जीन खड़ा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जीन के कुछ शैडोज़ जैसे कि टास्क, आयरन, इग्रिस, सब कोई वहाँ पे है। और तभी वो कहता है, आयरन। उसके कहते ही आयरन अपना शाउट ऑफ प्रोवोकेशन स्किल का यूज़ करता है, जिसकी वजह से सारे के सारे एंड्स देखते हैं उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो आयरन को शाबाशी देते हुए अपने डैगर, जो कि एस रैंक डैगर है, उनके साथ सारे एंड्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और ऐसे ही एक एक करके हर एक एंड को अपने हाथों से मारने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टास्क अपने हैमर प्रोटेक्शन का यूज़ करके सारे के सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। पर हंटर्स में से मा डोंगबुक सामने देखते हुए कहता है, अभी क्या हुआ? कौन है वो जो लड़ रहा है? मिस्टर बियक कहता है, कोच मा, देख के तो लगता है कि हम अच्छी हाथों में हैं। जीन को देखते हैं, वो अभी भी सारे एंड्स को मारते हुए जा रहा है और उसको ऐसे मारते हुए देख के वो कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीन तो सारे के सारे एंड्स का हालत ख़राब कर ही जा रहा है। पर तभी इग्रिस को दिखाया जाता है, वो भी एक एक करके एंड्स को मार रहा है, बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। सारे शैडोज़ एक एक करके सारे एंड्स को मारने लगते हैं। तभी जीन को देखते हैं, वो सोचता है, मुझे लगता है कि अब जल्दी जल्दी करना होगा। अपने साइड में सारे मरे हुए चीटी को देख के कहता है, अराइज। उसके ये कहते ही सारे के सारे चीटी जिंदा होने लगता है। कैमरामैन ये देख के पूरी तरह से डर जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वो सारे चीटियों की तरफ देखते हुए कहता है, क्या चल रहा है? क्या वो सारे एंड्स वो अभी अभी फिर से मर के जिंदा हुए? तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है, जल्दी करो, एक्सप्लेन करो वहाँ पे क्या चल रहा है, जल्दी। पर वो कहता है, पर सर मैं क्या बोलूँ, मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सारे के सारे एंड्स एक दूसरे से ही क्यों लड़ रहे हैं। तभी जीन उन सारे हंटर्स की तरफ आता है और कहता है, सब कोई मेरे साइड में गैदर करो। वो शैडो एक्सचेंज यूज़ करना चाहता था पर अभी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि 3 घंटे नहीं हुए हैं। तभी उसके हाथ में हम हीलिंग पोशन को देखते हैं और वो कहता है, मैं भूल गया था कि मैं उसे यूज़ नहीं कर सकता। पर सबको वो अपना ये ड्रिंक देते हुए कहता है, प्लीज़ इसे सब कोई खा लो, मैं बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। और तभी देखते हैं उस पोशन को खाने के बाद सारे के सारे हीलर्स ठीक होने लगते हैं। और ठीक होने के बाद सबको ये अजीब लगता है और कहते हैं, क्या हमारे जख्म वो हील हो चुके हैं? पर मिस चायन, उसको होश नहीं आया है, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। जीन कहता है, वो ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी जो इंजरीज है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसीलिए मैं अपने एबिलिटीज़ का उस पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। और जितना देख के मुझे समझ में आ रहा है वो और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। और तभी मा डोंगबुक को कहता है, जल्दी जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। पर तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है, वो पीछे देखता है और पीछे हम एंड किंग को देखते हैं। वो कहता है, तुम्हारा किंग बाहर नहीं था, वो तुम्हारा किंग नहीं है। क्या यहाँ पे और कोई है जो कि किंग है, जिसे कि तुम किंग कहते हो? उसको देख के मिस्टर बियक बहुत ज़्यादा डर चुका है और कहता है, वो चीज़ फिर से आ गया। इसका मतलब क्या गोतो ryuji हार चुका है? जीन को देखते हैं, जीन उठता है और उस एंड की तरफ आगे जाते हुए कोच मा को कहता है, कोच मा प्लीज़ आप मिस चायन की थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे जाते हुए सोचने लगता है, मैं सोच ही रहा था गोतो ryuji उसकी शैडो का कोई पता क्यों नहीं चल रहा है। पर इस बंदे को देख के लगता है कि वो हार चुका है। तभी दोनों को आमने सामने देखते हैं। एंड किंग कहता है, क्या तुम हो ह्यूमंस के किंग? वो बोल रहा है, ये देख के जीन को अजीब लगता है और वो कहता है, क्या एक टॉकिंग इंसेक्ट? दोनों अब आमने सामने आते हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोनों का ऑरा एक दूसरे से टकराता है। एंड किंग जीन की तरफ देख रहा था और देख के गोतो ryuji की बात सोचने लगता है और कहता है, तुम्हारा प्रेजेंस बहुत थ्रेटनिंग है ह्यूमन।
और तभी वो अपना मैजिक या फिर रेज का यूज़ करता है, जिससे उसका ऑरा चारों तरफ बिखरने लगता है। मानव वेब की वजह से वहाँ पे बहुत जोरों से हवाएं चलने लगता है, पर जीन अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिलता और उसे देखते हुए हंसते हुए कहता है, अब ये हुआ ना बात, तुम एक इंसेक्ट की तरह अब लग रहे हो। सीन शिफ्ट होता है कहीं और दूसरे जगह पे देखते हैं। कोरिया में बारिश हो रहा है। 5 मिनट आगे की सीन दिखाया जाता है। सब लोग टीवी पे और मोबाइल पे देख रहे हैं, पर अभी भी वो ब्रॉडकास्ट बंद है। जूही और मिस्टर संग को देखते हैं। मिस्टर संग कहता है, क्या चल रहा है? जूही भी मोबाइल की तरफ देखते हुए कहती है, पता नहीं क्या चल रहा है। मिस्टर पार्क को देखते हैं। वो भी मोबाइल की तरफ देख रहा था, पर ब्रॉडकास्ट बंद होने की वजह से उसे भी गुस्सा आता है और वो कहता है, व्हाट द हेल, वो ऐसे ही ब्रॉडकास्ट को बंद नहीं कर सकते। तभी सबको न्यूज़ मिलता है मिन बियंगू की मौत का, यहाँ तक कि वहाँ पे उस टनल के अंदर सारे के सारे हंटर्स फंसे हुए हैं। अब ये बताया नहीं जा सकता कि सारे के सारे हंटर्स बच पाएंगे कि नहीं। ये सब न्यूज़ सब लोग देख रहे हैं। तभी हम देखते हैं क्यून और उसके मेंबर्स वो भी न्यूज़ देख रहे हैं। तभी ब्रॉडकास्टिंग फिर से चालू होता है और न्यूज़ में बताया जाता है, हमें खबर मिला है कि और एक अननोन बंदा उस जगह पे अपेयर हुआ है। अब से हम लाइव करने वाले हैं। और तभी लाइव चालू होता है और वो लोग अपने सामने मोबाइल में जिन को देख के पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। किसी की आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है, एंड इसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है। क्या तुम किंग हो? क्यों? इनफैक्ट हाँ, मैं ही हूँ किंग। एंड की हंसने की आवाज़ आता है। सूजीमोतो को देखते हैं। वो किसी को ये न्यूज़ देते हुए कहता है, यही था सर उसका लास्ट वर्ड, बस हमें यही सुनाई दिया था। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है, एक एंट जो कि ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकता है और उसके अलावा उसने गोतो को मार दिया है। सूजीमोतो मॉनिटर की तरफ देखने लगता है और कहता है, सर पर वो आदमी यानी मात्सुमोतो वो जापानीज हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन है। वो गुस्से में कहता है, वो बीस्ट वो कहाँ है अभी? सूजीमोतो कहता है, सर वो बीस्ट तो अपने क्वीन के चेम्बर में लौट चुका है। ये सुन के मात्सुमोतो को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या तुम मुझे ये बोल रहे हो कि साउथ कोरियन टीम अभी भी जिंदा है? सूजीमोतो कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ सर, देख के तो ऐसा ही लगता है। अब जो देख रहा हूँ कि वहाँ पे और ज़्यादा माना की सिग्नल्स वहाँ से आ रहा है सर। ये सुन के उस आदमी को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, जल्दी टीवी ऑन करो, मुझे देखना है क्या चल रहा है वहाँ पे। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। तभी जिन्हा को देखते हैं। वो अपने मॉम को देखते हुए कहती है, मॉम आप क्या कर रहे हो? उसकी मॉम को देखते हैं। वो टीवी ऑन करने जा रही थी और कहती है, ओ माफ़ करना, मैंने तुम्हें क्या डिस्टर्ब कर दिया? एक्चुअली मेरा काम थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा टीवी देख लूँ। पर तभी देखते हैं जिन्हा उसके मॉम के सामने दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है, रुकिए मॉम, एक सेकंड रुकिए। यह देख के उसकी मॉम कहती है, पता नहीं कब सुधरेंगे, दोनों भाई बहन एक ही जैसे है। जिन्हा को देखते हैं। वो मोबाइल ऑन करती है, मोबाइल में न्यूज़ देखती है और देख के पूरी तरह से चौंक जाती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम मिस्टर गो को देखते हैं। वो एक्साइटमेंट में अपने कुर्सी ही तोड़ देता है और कहता है, संग जिन वो, पता था मुझे वो जाएगा। तभी हम मॉनिटर में जिन को उस एंड के सामने देखते हैं। प्रेजेंट में सीन आता है। हम देखते हैं एंड किंग जिन को बहुत ही जोर से एक पंच उसके फेस पे मारता है। ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था, बाकी ज़मीन में बहुत सारे दरारें आ जाता है, क्रैक आ जाता है। इसकी वजह से उनका माना वेव्स चारों तरफ बिखरने लगता है और वहाँ पे बहुत ही खतरनाक एक ब्लास्ट होता है, जिससे बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े चारों तरफ बिखरने लगते हैं। चारों तरफ बस धूल और पत्थर के टुकड़े बिखर रहे हैं। तभी हम सोईजोंग और मिस्टर बिएक को देखते हैं। सोईजोंग कहते हैं, एक मैच को कभी भी अपने दुश्मन के इतना करीब नहीं जाना चाहिए। मिस्टर बिएक कहता है, मुझे लग रहा है कि उसने उस एंड की पावर को अंडर एस्टिमेट किया है और इसीलिए अब उसके हाथों से इतना पावरफुल पंच खाया है, वो भी अपने चेहरे पे। कुछ देर बाद हम देखते हैं चारों तरफ से धूल धीरे धीरे हटने लगता है। एंड किंग को हम खड़े हुए देखते हैं। वो कहता है, तुम कमजोर हो, तुमको मार। पर तभी सामने देख के पूरी तरह से चौंक जाता है। मिस्टर बिएक, सोईजोंग सब कोई पूरी तरह से चौंकते हैं। उसके सामने हम देखते हैं जिन खड़ा हुआ है। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं है। खून की थूक फेंकते हुए वो सामने देखने लगता है और तभी देखते हैं अपना स्किल कमांडर टच उसको एक्टिवेट करता है और उस हैंड किंग के ऊपर अपना स्किल यूज़ करता है, जिससे हम देखते हैं उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। जिन अपना ताकत और ज़्यादा बढ़ाता है और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है उसके ऊपर, जिससे हम देखते हैं वो एंड धीरे धीरे ज़मीन की तरफ जिन के सामने झुकने लगता है। जब जिन अपने सामने एंड को झुका लेता है तब देखते हैं बहुत ही जोर से खतरनाक पंच उसको मारता है। ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसकी बॉडी के साथ साथ पूरा जगह कांप जाता है। इस पंच की साउंड पूरे टनल में गूंजने लगता है और उस एंड को देखते हैं, उसको इतनी जोर से पंच लगा है कि वो साउंड के स्पीड से बहुत दूर जाके टनल के दीवार पे जाके लगता है।
ये देख के लिमता की और जो कैमरामैन है उन दोनों की हालत ख़राब है। अब बस इस पैनल को देखो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसे। कोच माँ यानी माँ डोंगबुक को देखते हैं, वो भी ये देख के पूरी तरह से चौंका हुआ है और कहता है, कोच बिएक, कोच चोई, क्या आप लोग श्योर हो कि ये एक मेस टाइप हंटर है? मिस्टर बिएक कहता है, मुझे पता था ये स्ट्रॉन्ग है, पर मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तभी एंड को देखते हैं, वो भी बहुत ही स्पीड से जिन की तरफ फिर से आगे बढ़ रहा है। उसको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ये देख के जिन सामने देखते हुए कहता है, ये एंड, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टडी है, शायद ये इसकी एक्सोस्केलेटन की वजह से है। और तभी देखते हैं वो क्रीपी सा स्माइल देते हुए सामने देखते हुए हंसते हुए कहता है, हाउ इरिटेटिंग। वो एंड को देखते हैं, वो उसके पास बहुत ही स्पीड से आके उसे बहुत ही ज़ोर से हिट करता है, पर जिन उसकी अटैक को बस अपने हाथों से रोकता है। उसका ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था, जिन तो उसे आसानी से रोक देता है, पर बाहर की जगह वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। बहुत बड़ा सा एक गड्ढा हो जाता है। जिन उसकी पंच को रोकते हुए तभी देखते उसके पेट में एक बहुत ही ज़ोर से पंच मारता है, जिससे उस एंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पर जिन यहीं पे नहीं रुकता। जब उसके पंच की वजह से वो एंड सामने झुकता है, तभी देखते हैं जिन उसके सर में और एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। पर वो एंड भी कोशिश करता है अपना पंच जिन के सर में मारने की, पर जिन को कुछ नहीं होता। पर दोनों का पंच लगने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा माना वेव्स फैल जाता है। चारों तरफ की पत्थर सब कुछ उड़ने लगता है। वो कैमरामैन वो सोचने लगता है, वाओ इनक्रेडिबल, मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कि यहाँ पे इनकी माना वेव्स की वजह से ही यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला ही मरने वाला हूँ। उसकी ड्रेस से लेके सब कुछ को देखते हैं, सब कुछ माना वेव्स की वजह से टूटने लगता है, बॉडी से बिखरने लगता है। और उन दोनों की फाइट की वजह से जो माना वेव्स जनरेट हो रहे हैं, उससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिखते हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। तभी हम एंड को देखते हैं, उसकी एक्सोस्केलेटन में क्रैक आया है और वो सोचने लगता है, क्या मैं स्ट्रेंथ के बैटल में हार रहा हूँ? तभी जिन की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, कौन है ये बंदा? उसकी आंख में पहली बार हम डर देख रहे हैं। जिन उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखता है और तभी फिर से उन दोनों की पंच आपस में टकराते हुए देखते हैं। फिर से वहाँ पे माना वेव्स जनरेट होता है, पर इस बार जिन की पंच की वजह से एंड को देखते हैं, वो पीछे खिसक जाता है। अपने बॉडी में क्रैक को देख के सोचने लगता है, वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, मेरे बॉडी तक को क्रैक कर दिया, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर जब तक वो ये सोचता, इंस्टेंटली हम देखते हैं जिन उसके सामने आता है और आके उसे और एक जोर से पंच मारता है। पर अब तक वो अपना और एक पावर छुपा रहा था और तभी देखते हैं वो अपने मुंह से बहुत ही नुकीली सी एक चीज़ निकालता है, जिन की गाल पे अटैक करता है, जिससे जिन को थोड़ा सा कट लगता है। इसके वजह से जिन पीछे सड़क जाता है और बैठ जाता है। पर जब वो उठने की कोशिश करता है, तभी उसे समझ में आता है कि ये पॉइजन है। उसकी चेहरे को देखते हैं, उस पॉइजन की वजह से उसकी चेहरे की हालत खराब हो रहा है। और हमें यहाँ पे बताया जाता है, एंट किंग ने जब एक स्नेल को कंज्यूम कर लिया था, उससे उसे इस पैरालाइसिस पॉइजन का पावर मिला था। ये एक ऐसा पॉइजन है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक में से आता है, जो कि मदर नेचर ने क्रिएट किया है, कोई इंसानों ने नहीं। और ये तो तब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब इसके साथ माना मिक्स हो जाता है, जो कि एंट की बॉडी में ऑलरेडी है। तभी देखते हैं वो एंट उसे देखते हुए कहता है, तुमने सच में बहुत बढ़िया कोशिश की है ह्यूमन, पर अब मरो। ये कहते हुए वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरे जगह। हम देखते हैं कोरिया में बारिश हो रहा है। एक लेडी हंटर को देखते हैं, मिनोरू को देखते हुए कहता है, मिनोरू क्या हुआ है, बताओ मुझे। मिनोरू बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसकी आंखों को देखते हैं, उसकी आंखों में डर दिख रहा है और वो कहता है, हम जीत नहीं सकते, वो चीज़, वो एक मॉन्स्टर है। इस रैंक को तो भूल ही जाओ, सारे दुनिया में कोई भी आ जाए, सारे इंसान भी मिल जाए, तो भी उस चीज़ को हरा नहीं सकते। मिस्टर गोतो वो बच नहीं पाए। पर वो ये वर्ड कंटिन्यू करता, उससे पहले ही वो लेडी हंटर उसे पकड़ते हुए कहता है, क्या कह रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? पर वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ये सुन के वो लड़की उसे धक्का दे देती है। सामने हेलीकॉप्टर को देखते हुए सोचने लगती है, असली प्रॉब्लम अब चालू होता है। सीन शिफ्ट होता है फिर से टनल में। देखते हैं एंड किंग का हाथ जिन ने पकड़ा हुआ है। ये देख के वो पूरी तरह से चौंकता है और कहता है, क्या? सामने देखते हैं जिन को, वो उसे और एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। उड़ के जाके वो फिर से टनल के दीवार पे जाके लगता है। अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो नीचे गिरा हुआ है। जिन को देखते हैं, उसको नोटिस मिलता है
तुमको डिटॉक्सिफाई कर दिया गया है। उसकी बॉडी को देखते हैं वो आसानी से हील हो जाता है। उस एंड की तरफ देखते हुए वो सोचने लगता है, मैं बता सकता हूँ कुछ देर पहले जब उसने मुझे पॉइजन दिया था वो खुश हो रहा था। शायद ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरा सेंस स्टैट वो अभी बढ़ चुका है, इसीलिए शायद मैं एंड की इमोशन तक को समझ पा रहा हूँ। आई एम प्रीटी श्योर। अब उसकी तरफ देख के लग रहा है कि वो नर्वस फील कर रहा है। और उस एंड को भी देखते हैं, वो सच में जीन को देख के अब डर रहा है। जीन तभी अपने टीममेट्स के बारे में सोचता है और कहता है, मुझे इस बैटल को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। और तभी वो अपनी जगह से जंप करता है और बहुत ही स्पीड से एंड की तरफ हमला करने के लिए अब बहुत ही ज़ोर से उस जगह पे किक मारता है। पर जब किक मारता है उस जगह की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, चारों तरफ टूट फूट जाता है, पर वहाँ पे एंड नहीं था। ये देख के मिस्टर बी के साथ साथ सोईजोंग भी चौंक चुका है। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गया है। जीन तभी ऊपर देखता है। ऊपर हम उस एंड किंग को देखते हैं, वो उड़ रहा है। जीन को देखते हुए सोच रहा है, कौन है ये? यहाँ तक कि पॉइजन से भी इसे कुछ नहीं हो रहा है। उसे ताकत के मामले में ओवरपावर करना तो मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा, मुझे कुछ और सोचना होगा। तभी देखते हैं अपने बॉडी में माना को गैदर करता है और सोचने लगता है, अगर सच में ताकत ही उसके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट है तो उससे डायरेक्ट मुकाबला करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मेरा ट्रू स्ट्रेंथ वो है स्पीड, तो मुझे उसे ही इस्तेमाल करना होगा और उसे मारना होगा। मैं अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा और सारे के सारे फोकस मेरे स्पीड पे लगाऊंगा। सामने देखते हुए कहता है, अब प्ले टाइम ख़त्म हुआ। जीन भी ऊपर देखते हुए उससे लड़ने के लिए तैयार है। वो एंड को देखते हैं, वो बहुत ही स्पीड से सामने जीन की तरफ आगे बढ़ रहा था उसे मारने के लिए। पर जब तक जीन के पास वो पहुंचता, जीन वहाँ से गायब हो चुका था। ये देख के वो और ज़्यादा चौंकता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाता है और वो कहता है, क्या उसने मेरे अटैक को डॉज कर दिया? पर कैसे? और तभी जीन को देखते हैं, जीन उसे बहुत ही बुरी तरह से फेस पे स्लैप की तरह मारता है। अपने डैगर से उसको हमला करता है। एंड किसी तरीके से उसको रोकता है और बाहर से फिर से भागने की कोशिश करता है। पर जीन को देखते हैं, वो फिर से जंप करके टनल के दीवार की सहारा लेके सामने की तरफ फिर से एंड की तरफ जंप करता है। उसे अपनी तरफ आते हुए देख के वो एंड बुरी तरह से घबरा जाता है। दोनों को देखते हैं, दोनों बहुत ही स्पीड से लड़ रहे हैं। टनल के चारों तरफ इधर उधर बस जंप किए जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। तभी वो एंड जीन की तरफ देखते हुए कहता है, वो सिर्फ मेरे स्पीड से कीप अप ही नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि वो मेरे स्पीड से भी ज़्यादा तेज जा रहा है। पर कैसे? मेरा स्ट्रेंथ तो स्पीड होना चाहिए था, वो कैसे ये कर सकता है? ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? जिन को देखते हैं, वो सोच रहा है, ये एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि डीमन किंग, शायद ये डीमन किंग जितना स्ट्रॉन्ग है या फिर हो सकता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। पर मैंने भी अब लेवल अप कर लिया है, पर मैंने भी उसी डीमन किंग को हरा के और ज़्यादा लेवल अप कर लिया है। और उसके अलावा अब मेरे पास उससे भी खतरनाक वेपन्स है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी तरफ देख के मैं समझ सकता हूँ, उसकी बॉडी की तरफ देख के मैं समझ सकता हूँ उसको बहुत ज़्यादा डैमेज मिला है। और ट्रूली एंड को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी बॉडी टूट रहा है। जीन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं इस बैटल को ख़त्म कर सकता हूँ। और तभी उस एंड की चारों तरफ, उस एंड के ऊपर वो हर एक जगह से स्लैश का यूज़ करता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो दर्द से चीखने लगता है। और तभी जीन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, अभी ये है मेरा चांस। और क्रिटिकल अटैक से उस पर और ज़्यादा हमला करता है, जिससे उस एंड की बॉडी की बहुत सारे वाइटल पॉइंट्स में अटैक करता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तभी जीन को नोटिस मिलता है, स्किल क्रिटिकल अटैक वो अब अपग्रेड हो चुका है अपने मैक्सिमम लेवल तक। उसका नाम अब से है म्यूटिलेट। ये देख के जिन कहता है, क्या एक अपग्रेड? म्यूटिलेट? वो ये सब सोच ही रहा था। तभी उस एंड को देखते हैं, वो वहाँ से भागने लगता है। पर जीन उसकी तरफ बहुत ही गुस्से में देख के कहता है, तुम्हें क्या लगता है कहाँ जा रहे हो तुम? म्यूटिलेट। और तभी उसके ऊपर म्यूटिलेट से हमला करता है। यह हमला नॉर्मल क्रिटिकल अटैक से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। जीन भी ये देख के कहता है, बुरा नहीं है। म्यूटिलेट का हमला वो उसके ऊपर बार करने लगता है, जिससे उस एंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो चीखने लगता है दर्द से। और तभी देखते हैं जीन उसका एक हाथ पूरी तरह से काट देता है। वो एंड देखते हैं, तभी इतना सब कुछ होने के बाद रोअर का इस्तेमाल करता है। ये देख के जीन थोड़ा सा पीछे आता है। वो एंड जीन की तरफ देखते हुए सोच रहा है, क्या सच में ऐसा पॉसिबल भी है? क्या इस ह्यूमन के ऊपर मुझे कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा? नहीं है मुझे एडवांटेज। और तभी फिर से वो रोअर का इस्तेमाल करता है। उसकी एक रोअर से बहुत सारे हज़ारों चींटियाँ वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। वो सारे के सारे एंड को आगे बढ़ते हुए जीन की तरफ हमला करने के लिए कहता है।
और जीन की तरफ देखते हुए कहता है, ह्यूमन ये कैसा लगा तुम्हें? पर जीन को देखते हैं वो तभी स्माइल करता है और उसको स्माइल करते हुए देख के उस एंट की पूरी तरह से फट जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाता है। तभी जीन कहता है गो, और ये कहते ही उसका सारा का सारा शेडोज, जितने भी पावरफुल शेडोज जैसे कि इग्रिस, टास्क, हर एक शेडो बाहर आने लगता है और हम दोनों तरफ, एक तरफ जीन की सारी शेडोज और दूसरी तरफ सारे के सारे चीटियाँ जो कि एंट किंग का है, सबको आमने सामने देखते हैं। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे नया वीडियो लेके मैं लौट आया हूँ। पिछले वीडियो का रिस्पॉन्स सच में बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना अच्छा सपोर्ट किया। आज के इस वीडियो में जेजू आइलैंड आर्क पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो थोड़ा सा पेशेंस से देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था जीन के आर्मी और एंट किंग के आर्मी दोनों अब आमने सामने हैं। अब आगे वीडियो के शुरू में हम जीन के आर्मी और एंट किंग के आर्मी यानी सारे एंट्स को आमने सामने देखते हैं। सब आपस में भिड़ जाते हैं। इग्रिस को देखते हैं, वो एक एक करके सारे एंट्स को मार रहा है और उसी के साथ बाकी जो शेडोस है वो भी आसानी से सारे एंट्स को मारते जा रहे हैं। तभी जीन को देखते हैं, वो कहता है आ जाओ, और उसके ये कहते ही हम टास्क को देखते हैं। पर तभी जीन टास्क को देखते हुए कहता है, देखो सिर्फ एंट्स को अटैक करना है, ठीक है? अगर किसी ह्यूमंस को तुम्हारा अटैक लगा तो मैं वापस तुम्हें समन नहीं करने वाला। टास्क उसकी तरफ देखते हुए नोट करता है और तभी देखते हैं वो एक ही साथ हैम ऑफ जाइंट्स और उसके बाद हैम ऑफ फायर ड्रैगन यूज़ करता है, जिससे वहाँ पे जितने भी एंट्स थे वो सारे के सारे जलने लगते हैं, जल के खाक होने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी इस अटैक का ताकत इतना ज़्यादा था कि उस माउंटेन को चीरते हुए उसके फायर बाहर निकल जाता है और साथ ही में सारे के सारे एंट्स तक को वहाँ पे ख़त्म कर देता है। ये देख के लिम तागियो और मा डोंगबुक दोनों बहुत ज़्यादा चौंकते हैं। लिम तागियो कहता है क्या वो एक समन बिस्ट है? क्या उसने इस बिस्ट को समन किया है? मा डोंगबुक भी बहुत ज़्यादा हैरान है। वो भी सोच रहा है, नहीं ये कोई बिस्ट नहीं लग रहा है, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि डेविल खुद यहाँ पे हमारे धरती पे उतार आए हैं। टास्क को देखते हैं, वो अभी भी अपने फायर अटैक सारे चीटियों पर इस्तेमाल कर रहा है और ये सब दूर से एंट किंग वो देख रहा था। वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब से मेरा जन्म हुआ था मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर था, हमेशा से मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर था। अपने सामने आने वाला हर एक चीज़ को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो भी था वो मेरा था। फूड चेन में मैं सबसे ऊपर रहता था, मेरे ताकत का कोई लिमिट नहीं है, यहाँ तक कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ उसका कोई लिमिट नहीं है। मैं हूँ किंग, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों? तभी उसकी नज़र जिन की तरफ जाता है, जो कि हैम ऑफ फायर के बीच में से उसकी तरफ बहुत ही गुस्से की नज़र से देख रहा था। ये देख के लिटरली उसकी फट जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाता है, वो पूरी तरह से घबरा जाता है। और तभी जब थोड़ा सा आग हटता है, सामने टास्क को देखता है और टास्क के सामने वो जिन को खड़ा हुआ देखता है। वो पूरी तरह से घबरा गया है और वो सोच रहा है मुझे भागना होगा, इससे बचने के लिए मुझे भागना होगा। और तभी बियंगू की हीलिंग एबिलिटी से खुद को हील करने लगता है। ये देख के जिन को भी अजीब लगता है और वो सोचने लगता है क्या सच में बियंगू की हीलिंग एबिलिटी का यूज़ कर रहा है? ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसे बीस्ट से मिला जो कि दूसरों को एब्जॉर्ब करके, दूसरों को खा के उनका पावर को एब्जॉर्ब, उनके पावर को इस्तेमाल कर सकता है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी हम देखते हैं एंट किंग बाहर से जंप करता है, जिन के पास से भागने लगता है और सोचने लगता है मुझे जितना दूर हो सके उतना दूर जाना होगा, इससे दूर भागना होगा मुझे। पर तभी देखते हैं वो भाग ही रहा था, पर जिन अपना कमांडर टच यूज करता है और उसे पकड़ के बाहर से ऊपर से ज़मीन में बहुत ही स्पीड से लाके पटक देता है। एंट किंग के हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हम उसके चेहरे को, उसकी आँख को देख के समझ सकते हैं वो अब जानता है कि वो मरने वाला है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं। तभी अपने सामने जिन को आते हुए देखता है और देख के वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बाहर से वैसे ही भागने लगता है, दौड़ने लगता है, कोशिश करता है कि जिन से किसी तरीके से जितना दूर हो सके उतना दूर जा सके। पर तभी जिन अपने जगह से जंप करता है उसको मारने के लिए और कहता है मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, म्यूटिलेट। और तभी वो अपना म्यूटिलेट स्किल एक्टिवेट करता है और उसको मारने लगता है। उस एंट किंग के ऊपर बार बार स्लैशेस करने लगता है। वो दर्द से चीखने लगता है, भागने की कोशिश करता है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। और तभी देखते हैं जिनको नोटिस मिलता है, तुमने अपने एनिमी को हरा दिया, लेवल अप।
जीन के सामने एंड किंग के बॉडी को हम मरा हुआ देखते हैं। फाइनली जीन उससे जीत चुका है। तभी पीछे से मिस्टर बीएक उसे बुला के कहता है, मिस्टर संग संग मिस चाइयन वो। और तभी मिस चाइयन को देखते हैं उसकी हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जीन उसके पास आता है, उसे देख के सोचने लगता है, अरे मैंने बहुत देर लगा दी, मुझे जल्दी से कोई हीलर को ढूंढना होगा। शैडो एक्सचेंज स्किल वो भी, उसका भी लिमिट ख़त्म हो चुका है। पर उसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता कि मैं और किसी को भी मेरे साथ ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, टेलीपोर्ट कर सकता हूँ कि नहीं। पर जो भी हो, अब तो मैं एक्सचेंज स्किल का यूज़ नहीं कर सकता। क्या किया जा सकता है? अगर मैं यहाँ से उड़ के जाऊँ और किसी भी हीलर को लाऊँ तो फिर ब्लेड गिल्ड वो उनका तो कोई हीलर हो ही सकता है जिंदा। पर शायद जब तक मैं जाऊंगा या फिर उसे अपने साथ लेके जाऊंगा काइसल के पीठ पे, तब तक शायद वो मर जाएगी। कोई तो रास्ता होना चाहिए, कोई तो रास्ता। और तभी उसे याद आता है और सामने कैमरामैन को देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम अपना कैमरा कुछ देर के लिए बंद कर सकते हो? पर कैमरामैन कहता है, माफ़ कीजिएगा, समझा नहीं। ये सुन के वो गुस्से में कहता है, जल्दी करो, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी कैमरे की टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुन के तभी देखते हैं वो कैमरामैन कैमरा को ऑफ करता है। पर उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि सडनली जिन ने कैमरा को बंद करने के लिए क्यों कहा। वो जिन की तरफ देख रहा था। तभी देखते हैं सारे के सारे लोग मिस चाइयन और जिन के वहाँ पे खड़े हुए हैं। पर जिन तभी अपने शैडोज को कहता है, सुनो मेरे सारे शैडोज, जाओ और मिन बियंगू की बॉडी को ढूंढो और मेरे पास लाओ। पर मिस्टर बी एक मिन बियंगू की बॉडी ये सुन के चौंकता है और कहता है, क्या 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 वो उसे भी नहीं। तभी देखते हैं एक शैडो मिन बियंगू की बॉडी को उसके पास लाता है। अपने सामने बियंगू की बॉडी को देख के वो सोचने लगता है, उस एंट ने इसके सर को खा लिया था, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। और तभी उसे नोटिस मिलता है, इस बॉडी पर शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज़ किया जा सकता है। वो कहता है, ओह थैंक गॉड, अराइज। वो अराइज कहता है। पर तभी नोटिस आता है, शैडो एक्सट्रैक्शन फेल्ड हो चुका है। ये देख के उसे अजीब लगता है और वो कहता है, नहीं, पर क्यों? अराइज। पर फिर से वो फेल्ड हो जाता है। पर इस बार वो सोचने लगता है, क्यों ऐसा हो रहा है? जो मेरा करंट लेवल है इसके हिसाब से तो ये मेरे लिए बहुत आसान होने वाला था, क्यों ऐसा हो रहा है? मे बी शायद इसीलिए क्योंकि वो एक शैडो सोल्जर बनना नहीं चाहता है। और शायद ये बहुत ज़्यादा इमोरल है किसी इंसान को एक शैडो सोल्जर में बनाना। पर तभी सामने वो आयरन की तरफ देखता है, मिस चाइयन की तरफ देख के सोचता है, पर मुझे करना ही होगा, कुछ भी करके मुझे करना होगा। ये पर्सन जो अभी जिंदा है इसे मुझे जिंदा रखना ही है। तभी फिर कहता है सीरियस होके, अराइज। ये कहते ही हम देखते हैं बियंगू की बॉडी में शैडोज जाने लगता है और इस बार उसकी बॉडी रीजनरेट होने लगता है। तभी पीछे से मिस्टर बीएक आता है, जिनबू के कंधे को पकड़ के बहुत ही गुस्से में कहता है, मिस्टर संग क्या कर रहे हो तुम बियंगू के साथ? क्या तुम्हारे पास ऐसा पावर है कि तुम जो मर चुके हैं उनको कमांड कर सकते हो? पर तभी वो सामने देख के पूरी तरह से चौंकता है क्योंकि उसके सामने बियंगू का शैडो अभी खड़ा था। अब दोस्तों आप एक सिचुएशन सोचो, आपके सामने कोई मर चुका है और अगर उसी मरे हुए डेड बॉडी को लेके कोई आपके सामने जिंदा कर दे तो आप क्या सोचोगे? ऐसा ही हो रहा है हर एक हंटर के साथ जो भी ये देख रहे हैं। सोईजोंग और मा डोंगबुक को देखते हैं। सोईजोंग दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा हैरान है। सामने देखते हुए सोईजोंग कहता है, क्या तुम्हारे पास ऐसा पावर है कि तुम जो मर चुके हैं उनको जिंदा कर सकते हो, उनकी पावर को हार्नेस कर सकते हो? मा डोंगबुक कहता है, तुम कोई ऑर्डिनरी समनर नहीं हो, ये मैं श्योर होके बोल सकता हूँ। तभी देखते हैं बियंगू की शैडो वो मिस चाइयन के पास जाके अपना किताब खोल के उसको हील करने लगता है। मिस्टर बीएक उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो सोच रहा है, ये बियंगू है, वो उसे हील कर रहा है। पर अभी भी वो जिन का कंधा पकड़ा हुआ है। तभी जिन कहता है, मैं ज़रूर इतना बता सकता हूँ बियंगू वो कितना ज़्यादा काइंड पर्सन था। मैंने उसे कोई ऑर्डर भी नहीं दिया, पर फिर भी देखो वो जाके मिस चाइयन को हील करने लगा है। मैं ये बता सकता हूँ उसका हार्ट वो कितना ज़्यादा प्योर है, कितना ज़्यादा वार्म है। तभी बियंगू की शैडो को देखते हैं, वो स्माइल कर रहा है। मिस्टर बीएक की हालत बहुत ख़राब है। ये सुन के भी उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, पर ये चीज़ अब बियंगू नहीं रहा। जीन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम ठीक कहते हो। तभी कैमरामैन को देखते हैं, वो भी ये देख के पूरी तरह से चौंक चुका है, हैरान है और कहता है, क्या वो मरे हुए को समान कर सकता है? सच में आई एम स्पीचलेस। मैं अब समझ रहा हूँ उसने कैमरा बंद करने के लिए क्यों कहा है। अगर पब्लिक को ये पता चल गया पूरी दुनिया में पागलपन फैल जाएगा। मिस्टर सोईजोंग सोचने लगता है, जितना वो लड़ाई करेगा उतना वो पावरफुल होगा। सच में ये बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग एबिलिटी है। मिस्टर बीएक को देखते हैं, वो जिन से कहता है, मुझे पता है हो सकता है आगे तुम्हारे पास बहुत सारे लड़ाइयाँ होंगे जो तुमको लड़ना है और हो सकता है बियंगू का ये शैडो तुम्हारे बहुत काम आए। फिर भी
फिर भी मेरी एक बात सुनो, वो सच में वायलेंस को हेट करता था, उसे लड़ना नहीं था, तो प्लीज़ प्लीज़ उसको लड़ने के लिए मजबूर मत करो। ये सुन के जीन थोड़ा सा सोचता है, पर तभी देखते हैं अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए कहता है, ये तुम्हारा सेकेंड टाइम है जब तुमने मेरा कंधा पकड़ा मिस्टर बिग, पर इस बार ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इस बार तुम्हारे मुंह से ऑर्डर्स नहीं निकला, इस बार जो निकला वो है रिक्वेस्ट, वो भी दिल से। हाँ, मैं भी ये एग्री करता हूँ, सच में उसे ये पसंद नहीं था। और तभी देखते हैं वो उसके पास जाता है और कहता है टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन, और इसी के साथ बिएंगो की शैडो गायब होने लगता है। बिएंगो भी ये देख के बहुत ज़्यादा चौंकता है। मिस्टर बिएग को देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और तभी बिएंगो को देखते हैं, वो जाते हुए थोड़ा सा स्माइल करता है और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो गायब होता है। उसका इमोशन से एक ही बात समझ में आता है, वो कहता है थैंक यू। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं हेलीकॉप्टर को, वो आइलैंड में आ चुका है। सारे के सारे हंटर्स को देखते हैं, वो लोग वापस जा रहे हैं। तभी जीन मिस्टर बिएग से कहता है आप लोग जाओ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम है। मिस्टर बिएग को पहले तो समझ में नहीं आता, पर बाद में समझ जाता है, क्योंकि आसमान की तरफ देखता है बहुत सारे एंड्स अभी भी जिंदा है, जिसे कि जीन को क्लियर करना है। तभी जीन उसके सामने काइसेल को बुलाता है। काइसेल को सामने देख के मिस्टर बिएग बहुत ज्यादा चौंकता है। तभी जीन उसे बाय कहते हुए बाहर से काइसेल को लेके उड़ के सारे एंड्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरे जगह। एक शिप में देखते हैं मिनरो को देखते हैं, उसकी हालत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अभी भी उसी ट्रॉमा में है। उसके सामने गोतो को जैसे उस एंट ने यानी एंट किंग ने मार दिया था। वो बार बार एक ही चीज़ कह रहा है, वो चीज़ एक मॉन्स्टर है, तुम लोगों ने देखा नहीं तो तुम लोग मुझे समझ नहीं सकते मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग जानते नहीं उस बास्टर्ड ने कैसे मिस्टर गोतो को मार दिया। यहाँ पे हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हम इस वॉर को जीत नहीं सकते, हम हार चुके हैं। ऐसा कोई हंटर नहीं जो कि उसे मार सके। पर तभी सुजिमोतो कहता है ऐसे चिंता मत करो, जेजू आइलैंड का रेड ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है क्या इसका मतलब क्या उस बीस्ट को हरा दिया गया है? इम्पॉसिबल। सुजिमोतो कहता है हाँ, साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन से यही सुना। तभी वो मिस्टर गोतो की वही बातें याद करने लगता है जब उसने पहली बार उससे फ़ोन पे संग जिनवो की बात कहा था। कही थी यहाँ पे साउथ कोरिया में एक बहुत बढ़िया स्किल्ड हंटर है जो कि शायद उससे ताकतवर है, पर तब सुजिमोतो उसकी बात नहीं सुना था। तभी शिप से कोई आदमी उसे आके ये खबर देता है सारे के सारे जो एंड्स थे वो डिसअपियर हो रहा है, पर अभी भी कुछ बचे हुए हैं। और ये सुन के वो सबको वॉर के लिए तैयार होते हुए कहता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम अभी भी जीन के शैडोज को देखते हैं, वो सारे के सारे चीटीज को मारते जा रहा है। मेजेस अपनी पावर से उन सारे अंडों को जो अभी भी हैच नहीं हुए हैं जलाते जा रहा है, ख़त्म करते जा रहा है। तभी जीन चारों तरफ देखते हुए सोचने लगता है, देख के तो ऐसा लगता है जो सारे अंडे हैच नहीं हुए हैं उनसे भी मुझे पॉइंट्स मिल रहा है। और तभी वो अपना इन्वेंट्री ऑन करता है और सोचने लगता है कि उसे अपने सारे आइटम्स को ठीक से ऑर्गेनाइज करना होगा। तभी अपने इन्वेंट्री में वो एक तलवार को देखता है जिसके बारे में वो बिल्कुल भूल ही गया था। ये वही तलवार था जो कि उसे डिमन किंग से लड़ने के बाद मिला था। उसे समन करने के बाद वो कहता है चलो देखते हैं, और उसे घुमाने लगता है। उसे घुमा के सारे अंडों में बहुत ही खतरनाक एक स्लैश करता है। ये तलवार इतना ज़्यादा पावरफुल था कि सारे के सारे अंडे एक ही बार में ख़त्म हो जाता है। उसके पास इससे पहले भी बहुत सारे खतरनाक हथियार थे, पर इसकी पावर को देख के वो भी बहुत ज़्यादा दंग रह जाता है। आप उसके चेहरे को देख के बता सकते हो, समझ सकते हो। वो कहता है वाह, ये ऐसी वेपन को ऐसे इन्वेंट्री के अंदर रखना नहीं चाहिए, इसका ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में। देखते हैं एक आदमी टीवी में जीन की ये सारे फाइट्स देख रहा था और किसी से कहता है आपको क्या लगता है मिस्टर ब्रेनन? वो कहता है मैंने ऑलरेडी सारे वीडियोस देख लिए हैं और कैसे टाइम गुजरा मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो माइकल कॉनर। मिस्टर कॉनर कहता है एक हंटर जो कि हंड्रेड्स बीस्ट या फिर उससे ऊपर भी बहुत सारे बीस्ट को समन कर सकता है, वो सच में बहुत ज़्यादा रेयर है सर। मुझे नहीं लगता कि उसके जैसे टैलेंटेड बंदे को वहाँ पे साउथ कोरिया जैसे छोटे से कंट्री में रहना चाहिए। ब्रेनन भी कहता है हाँ, मैं तुम्हारी ये बात तो एग्री करता हूँ, पर उसके बारे में क्या तुम्हारे पास और कोई जानकारी है? तभी वो आदमी उसके सामने संग लियान की फाइल देते हुए कहता है हमें पता चल गया, जो आदमी हमें ए रैंक के डेंजन में मिला था वो उससे रिलेटेड है, शायद वो उसका फादर है सर। मिस्टर कॉनर कहता है सर हमारे पास अब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है संग जिनवो को हमारे देश में लाने की। अब तक हो सकता है बाकी किसी देश ने उसके बारे में सुना भी ना हो, पर वो आदमी कहता है हम और एक बार कोरिया से और एक एस हंटर नहीं ले सकते। इससे पहले भी हमने एक एस हंटर उनसे लिया है
अगर एक और एस हंटर वहाँ पे उनके पास से हम ले आएंगे तो ये उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा। पर हाँ, मैं मानता हूँ संग जिनबू जैसा टैलेंटेड बंदे को हमारे देश में लाने के लिए इतना रिस्क तो बनता ही है। तभी उस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो ये काम तुम कर सकते हो? वो बंदा कहता है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा सर। सीन शिफ्ट होता है, जीन को देखते हैं, उसका लेवल अप हो चुका है और वो तभी कहता है, क्या मैं 100 लेवल तक पहुंच गया? और सही में उसका लेवल हम देखते हैं 100 पहुंच चुका है। वो कहता है फाइनली। और तभी देखते हैं वो मरे हुए एनकिन के सामने जाता है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है अराइज। ये कहते ही पता नहीं क्यों वो एक अजीब सी जगह में टेलीपोर्ट होता है जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा था। उसे ये देख के अजीब लगता है और वो कहता है, क्या चारों तरफ इतने अंधेरा क्यों है? मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये इसलिए हो रहा है कि मैं इस बंदे की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर एक्सट्रैक्शन फेल्ड हो गया? पर तभी देखते हैं वो वापस आ जाता है और सामने देखते हुए ये सब के बारे में सोच रहा है, पर उसके पीछे वो शैडो यानी उसका शैडो इमर्ज हो रहा है। और तभी वो पीछे देखता है, नोटिस मिलता है, तुमने सक्सेसफुली एक शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और उसके सामने हम एंड किंग को देखते हैं, वो अब फाइनली उसका शैडो बन चुका है। जीन उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, सच में एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं फेल्ड हो चुका हूँ। तभी हमें पूरी तरीके से एंड किंग यानी उसके शैडो को दिखाया जाता है जिनकी तरफ आ रहा था। और नोटिस में हमें दिखाया जाता है लेवल 1 रैंक है जनरल। वो आके जिन के सामने नील करता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसके माना वेव्स चारों तरफ बिखरने लगता है। जीन अपने सामने एंड के शैडो को देखते हुए सोचने लगता है, क्या जनरल? इस रैंक को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और जितना कि मुझे पता है अब तक के रैंक स्टैंडर्ड, एलिट नाइट और ये जनरल, मतलब ये बंदा मेरे हर एक शैडो से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हाँ, वैसे मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, मैंने इससे लड़ा है तो मुझे पता है यह कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी क्वीन की तरफ देखता है और सोचने लगता है, अब टाइम आ चुका है कि इसे भी एक्सट्रैक्ट करूँ। पर तभी पीछे से आवाज़ सुनाई देता है, माय किंग प्लीज मेरा कोई नाम रख दीजिए। जीन उसकी तरफ देखता है और सोचने लगता है, इसकी तरफ देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि अनकंडीशनल लॉयल्टी जैसे कि मेरे हर एक शैडो मुझसे करता है वो इसमें भी लागू होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग मुझे और मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आज का इस वीडियो का स्पॉन्सर है एस्ट्रोटॉक। इसमें आप प्रोफेशनल से बात करके अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस ऐप में बहुत सारे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से सलाह दे सकते हैं। इस ऐप को जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं और थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और तभी वो उससे कहता है, पर तुम बोल कैसे सकते हो? ये सुन के वो कहता है, मैं हमेशा से बोल सकता था। जिन सुन के सोचता है, क्या हमेशा से? तो क्या उसका मतलब ये है कि ये पहले भी बोल सकता था इसीलिए बोल सकता है अभी? पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आयरन वो तो पहले एक इंसान था, उसे तो बोलना आना चाहिए था। फिर इसका एक ही मतलब निकलता है। इनके बीच जो डिफरेंस है वो है रैंक का। मतलब जब वो सब भी जनरल रैंक तक आ जाएंगे वो सब भी बोल सकेंगे। उसके सामने अभी भी एंड किंग नील किया हुआ है। वो उसे देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मारा है, क्या तुम अभी भी मेरे लीड को फॉलो करना चाहते हो? वो कहता है, मैं आपके द्वारा मारा नहीं गया मास्टर, बल्कि आपकी वजह से मुझे फिर से रिबॉर्न होने का मौका मिला है। मेरे पूरे बॉडी में खुशी की लहर दौड़ रहा है मास्टर। मैं आपको इटर्निटी के लिए आपको फॉलो करूंगा। माय किंग प्लीज आप मुझे कोई नाम दे दीजिए मास्टर। पर वो उसके नाम ऐसा नहीं रखना चाहता था जैसे कि कोई एंट या फिर बग। तभी उसे याद आता है कोई राइटर के बारे में जिसने एक नोवेल लिखा था द एंट से, और वो कहता है, बेरू तुम्हारा नाम आज से है बेरू। एंड कहता है, थैंक यू मास्टर। और तभी नोटिस में दिखाया जाता है बेरू लेवल 1 रैंक जनरल। कुछ देर बाद हम देखते हैं जिन क्वीन के पास जाके उसे भी अराइज करता है। क्वीन अराइज होने के बाद उसका भी रैंक देखते हैं जनरल होता है। पर पता नहीं क्यों वो जब जिंदा हो जाता है यानी शैडो बनता है, उसके शैडो बनते ही सारे के सारे चीटियाँ अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं। ये जिन को भी अजीब लगता है और इसीलिए वो बेरू के पास जाके कहता है, बेरू क्या तुम मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो? बेरू कहता है, मास्टर क्वीन उसके पास इनहेरिट पावर है अपने कॉलोनी के ऊपर रूल करने के लिए। जिन कहता है, तो इसका मतलब है जब तक वो है अपने पूरे कॉलोनी को वो ही कमांड कर सकता है। पर उसका माना लेवल इतना कम है फिर भी उसका रैंक इतना हाई कैसे है? एंड कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्योंकि मास्टर क्वीन का माना मोस्टली रिप्रोडक्शन के लिए ही काम में आता है, पर अभी के हालत में वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। ये सुन के जिन कहता है,
तो फिर इसका मतलब है वो अब मेरी कोई भी काम का नहीं है। तो फिर तो मेरे शैडो में रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, और वैसे भी 2 कमांडर्स का होना मेरे लिए भी ठीक नहीं है। टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन। कुछ देर बाद जब वो अपने शैडोज़ को देखता है, वो सारे शैडोज़ स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे थे। वो कहता है तुम लोगों को ऐसे स्टोन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितने सारे स्टोन्स मिलेंगे वो सब इसी जगह को अच्छे से बनाने के काम में आएंगे। ये स्टोन्स हम हमारे लिए नहीं रख सकते। पर तभी अपने हाथ में बेरू के डेड बॉडी से मिला हुआ पत्थर को देखते हुए सोचने लगता है जो उससे मुझे मिला है वही मेरे लिए काफ़ी है। कुछ देर बाद जिन सारे के सारे एंड्स की तरफ देखते हुए सोचने लगता है अब मुझे ये सोचना होगा मैं इतने सारे एंड्स से छुटकारा कैसे पालूँ। हाँ, मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता मेरे पास भी इतने सारे शैडोज़ हैं। पर तभी पीछे से बेरू कहता है मास्टर, मैं समझ सकता हूँ हमारे जो एनिमीज़ है अभी वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई लीडर नहीं है। वो लोग अपना फॉर्मेशन भी ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। ये सुन के जिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है बेरू, तुम मुझे ये बताओ यहाँ पे कितने सारे एंड्स हैं। आप लोगों के आने से पहले 8700 एंड्स थे, पर अब करीब 4000 एंड्स है मास्टर। जिन कहता है क्या तुम उन सबको ख़त्म कर सकते हो। ये सुन के बेरू खुश होता है और कहता है अगर आप मुझे ऑर्डर देंगे मास्टर। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा और जानना है आगे क्या होने वाला है, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।